नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। हाल के दिनों में एक महत्वपूर्ण पुस्तक मेरी निगाह से गुजरी जिसका शीर्षक था प्राचीन विमान कला का शोध। इस विषय पर शिवकर बापूजी तलपदे का प्रथम व्याख्यान। यह महत्वपूर्ण पुस्तक वैदिक शिल्प संशोधन मंडल के माध्यम से प्रकाशित है तथा मूल मराठी पुस्तक का हिंदी अनुवाद है। मैंने अपने इस चैनल पर प्राचीन वैमानिक शास्त्र पर पहले भी कुछ कार्यक्रम किए हैं जिन्हें मेरे चैनल पर देखा जा सकता है, परंतु कहते हैं कि जब मूल संदर्भ प्राप्त हो, स्वयं अन्वेषक बता रहा हो कि उसने क्या किया है, कैसे किया है, आविष्कार के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा, तो बात अधिक महत्व की हो जाती है। यह पुस्तक जिसका संदर्भ मैंने प्रस्तुत कार्यक्रम में लिया है, उसके संपादकीय में ही उल्लेख है कि इसे विलुप्त प्राय प्राचीन विमानक लेचा शोध, जो कि फटे हुए पन्नों के साथ मुंबई के मराठी संग्रहालय दादर से प्राप्त तथा पुनः मराठी छाया प्रति जो कि पुणे ग्रंथालय से प्राप्त हुई है, के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। यदि आप शिवकर बापूजी तलपदे को नहीं जानते तो इसे अपना दुर्भाग्य समझिए। आपने निश्चय ही अपनी पाठ्य पुस्तकों में अमेरिका के राइट बंधुओं द्वारा 17 दिसंबर वर्ष 1903 में उड़ाए गए पहले हवाई जहाज के विषय में अवश्य सुना होगा, परंतु क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1895 में, अर्थात दुनिया के कथित पहले विमान के उड़ाए जाने से बहुत पहले, एक भारतीय ने प्राचीन शास्त्रों और संदर्भों पर आधारित पहला विमान उड़ाने का अर्ध सफल प्रयास किया था। उनके द्वारा जो विमान निर्मित किया गया व उड़ाया गया, उसका नाम था मारुत शक्ति। जो संदर्भ इस पर प्राप्त होता है वह डेक्कन हेराल्ड पेपर का है, जिसके अनुसार वर्ष 1895 जून में, कोष्टक में लिखा है दुर्भाग्यवश सही तारीख नहीं मालूम, क्योंकि पुणे से प्रकाशित होने वाले बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित पत्र केसरी, जिसने इसकी रिपोर्टिंग की थी, उसमें तारीख का जिक्र नहीं था। महादेव गोविंद रानाडे और बरोड़ा के महाराज सायाजी गायकवाड़ के समक्ष तलपदे ने गिरगाम चौपाटी पर मारुत शक्ति नाम के अपने मानव रहित विमान को उड़ाया था। यह 1500 फीट की ऊंचाई तक उड़ा, फिर जमीन पर गिर पड़ा। बाल गंगाधर तिलक स्वयं ही मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाले केसरी पत्र के संपादक थे, अतः उनके द्वारा इस समाचार को प्रकाशित किया जाना घटना को विश्वसनीयता प्रदान करता है। कुछ लोगों का मत है कि मरुत सखा विमान ने केवल 20 मीटर ही उड़ान भरी और वह 17 मिनट के भीतर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इसलिए उसे विफलता के रूप में गिना गया। यदि यही बात सफलता और विफलता का मानक है, तो फिर सोचिए कि राइट बंधुओं का विमान भी केवल 120 फुट की ऊंचाई पा सका था और महज 12 सेकंड ही हवा में उड़ा था। तो मेरा प्रश्न है कि राइट बंधुओं पर हो हल्ला और शिवकर बापूजी तलपदे पर चुप्पी, क्या कारण हो सकता है? तलपदे के कार्य का कोई साक्ष्य अब उपलब्ध नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि क्या उपनिवेश काल में व्हाइट बर्डन थ्योरी देने वाले कथित श्रेष्ठ अंग्रेज आसानी से भारतीय आविष्कार को आगे बढ़ा सकते थे, श्रेय दे सकते थे? इसीलिए जैसे हमारे देश में सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों की कमी नहीं, आप कैसे एक अभियान को सिद्ध कर सकते हैं, वह हुआ है। ऐसे ही मरुत सखा की उड़ान को सिद्ध करना आज तो असंभव है, परंतु क्या विमान से भारत अनभिज्ञ रहा है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम सीधे प्राचीन ग्रंथों से संदर्भ उठाने के स्थान पर शिवकर बापूजी तलपदे की पुस्तक विमान कला की शोध में उनके द्वारा लिखी गई भूमिका को देखते हैं। वे लिखते हैं, सूचनाओं सुझावों का सम्मान करते हुए मैंने विमान कला की शोध नामक यह पुस्तक लिखी है और इसे मैं समस्त आर्य बंधुओं को समर्पित करता हूं।
विमान कला का अन्वेषण करने की दिशा दिखाने वाले 3 व्याख्यान इस पुस्तक में प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रथम व्याख्यान में यूरोप के विमान विद्या का स्वरूप, प्राचीन कालीन विमानों की जानकारी एवं वेदों में विमान विद्या का वर्णन, यह 3 विषय लिए गए हैं। दूसरे व्याख्यान में अग्नि, वायु और आदित्य, इन देवताओं का तत्वज्ञान, स्वरूप, आकर्षण शक्ति एवं उनके नित्य अनित्य कार्य तथा विमान रचना के विषय में कुछ ज्ञान देने वाले वेद मंत्र, यह विषय होंगे। तीसरे व्याख्यान में वेद प्रतिपादित विमान का उपयोग, पृथ्वी आदि भूतों पर्यटन करके ब्रह्मपुरी तक जाने वाले ईश्वरकृत विमान तथैव मनुष्यकृत विमान द्वारा पृथ्वी पर्यटन एवं वेदोपदेश, यह विषय लिए जाएंगे। बहुत ही सारगर्भित पुस्तक है, जिसमें आधुनिक संदर्भ तो है ही, जो उस समय यूरोप में चल रहे वैमानिक शोध कार्य से संबंधित हैं, बल्कि जो कुछ तब खोजा जा रहा था उसके वे प्राचीन भारतीय शास्त्रों में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर समीक्षा कर रहे थे। अब इस पुस्तक में उपलब्ध व्याख्यान में जब यूरोप में वैमानिकी को लेकर होने वाले शोध, विशेषकर उस दौर के बैलून और ग्लाइडर पर जहां बात हो रही है, वहीं श्री तलपदे महाभारत कालीन और पूर्व मध्यकालीन राजा भोज के दौर का बैलून उदाहरण की तरह प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए महाभारत के आदि पर्व में अश्व नामक आकाशयान निर्माण करके उसमें बैठकर दूर दूर के प्रदेशों तक जाने की कला का उल्लेख है। महाभारत के आदि पर्व 3 अध्याय पौष पर्व में उल्लेख मिलता है कि हे उत्तंगक, तू इस अश्व पर आरूढ़ हो, यह तुझे क्षण मात्र में गुरु के घर पहुंचा देगा। ठीक है कहकर उत्तंगक उस घोड़े पर बैठ गया और गुरु के घर जा पहुंचा। जिस अश्व पर उत्तंगक आसीन होकर अति वेग से आकर निश्चित समय पर गुरुगृह में जा सका, वह अश्व कैसा रहा होगा, उसका जो वर्णन किया गया है उसे पढ़कर हम उस अश्व का कुछ कुछ अनुमान कर सकते हैं। इसी प्रसंग में महाभारत में आगे उल्लेख है, उस व्यक्ति ने उत्तंगक से कहा, तू अपान की ओर से अश्व में वायु भरकर उसे फुला। व्यक्ति के कहे अनुसार उत्तंगक ने जब अपान द्वार से हवा भरी तो उस अश्व के सारे रंध्रों में धुआं और अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। आधुनिक बैलूनों की कार्यशैली की इस प्राचीन बैलून के विवरण से तुलना कीजिए, आप बहुत अधिक निकटता पाएंगे। ठीक इसी तरह मध्यकालीन राजा भोज के दौर में चलते हैं। राजा भोज का एक ग्रंथ है भोज प्रबंध। मूल भोज प्रबंध में इस श्लोक की अनुपलब्धता है, परंतु समकालीन इसी ग्रंथ की अन्य कवियों द्वारा की गई प्रतिकृति में उल्लेख मिलता है। राजा भोज के काल में तेज गति से जाने वाला एक कृत्रिम अश्व निर्माण किया गया था। वह एक घड़ी में 11 कोष अर्थात 1 घंटे में 55 मील तक जा सकता था। इसी प्रकार मनुष्य के बिना भी चलने वाला एक अजस अथवा निरंतर चलती रहने वाली गति देने वाला यंत्र बनाया गया था, जिसकी सहायता से भरपूर वायु देने वाला एक पंखा निरंतर चलाया जा सकता था। इन उदाहरणों को नकारने के लिए तर्कशास्त्री बनने से पूर्व सोचिए कि संदर्भ कितने प्राचीन हैं, किंतु लगता है जैसे आज के युग की ही बात हो रही है। केवल बैलून नहीं, बल्कि शिवकर बापूजी तलपदे प्राचीन वैमानिक तकनीक के भी अनेकानेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ऋग्वेद से वे जो उदाहरण लेते हैं उनमें से कुछ के अनुवाद आपके सम्मुख रख रहा हूं, जिससे स्थिति कुछ स्पष्ट हो। उल्लेख है, हे शत्रु को नष्ट करने वाले शिल्पियों, तुम अग्नि जल युक्त द्युलोक एवं पृथ्वीलोक, रात दिन, सूर्य चंद्र, जरभरी तुरफरी, प्राण एवं रयिम, पुरुष शक्ति, स्त्री शक्ति, इन वेगमय अश्विनी का उपयोग कर आकाश में उड़ने वाले विमानों में राजपुरुष, व्यापारी तथा धर्मोपदेश करने वाले मनुष्यों की भांति देश विदेश को जा सकते हो। हे शिल्पकारों, विमान को अत्यंत वेग देने वाले
पारा जैसे द्रव्यों के द्वारा अश्व के समान तीव्र गति से इसे युक्त किया गया है। 6 कला यंत्रों द्वारा इन विमानों का वेग मनुष्य के चलने के वेग से 100 गुना अधिक बना दिया गया है। यह उल्लेख वैदिक वैमानिकी ज्ञान का एक छोटा सा उदाहरण है। अन्य उदाहरणों के लिए पाठक को मैं तलपदे जी की पुस्तक पढ़ने का सुझाव देकर उनके द्वारा वाल्मीकि रामायण से पुष्पक विमान और उसके विवरण की जो बात की गई है उसे समझाने का यत्न करता। वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान को लेकर कहा गया है कि वह पुष्पक विमान विशाल मेघ के समान सुशोभित था, सर्वोत्तम शिल्प द्वारा गतिमान, स्पष्ट एवं अत्यंत प्रकाशमान था। पुष्पक विमान सूर्य चंद्र से निर्मित तथा स्वयं उसे धारण करने वाला ही संचालन करने वाला था। ऐसा विमान अश्विनी द्वारा अति वेगवान किया गया। वह सहस्त्रों यंत्रों को वहन करके ले जाने वाला था। एक बड़े बादल के समान दिखने वाले उस विमान की रचना स्वयं करके स्वयं निर्माता ही उसे उड़ाने वाला था, जिसमें पतंग के समान लहराने की व्यवस्था थी। 2, 3, 4 सींगों में मिलकर बनाए गए अस्त्रों से पूर्ण सुरक्षा से संपन्न विजय का प्रतीक वह वर्तुल आकार का था। जल को पी जाने वाला अग्नि समूह, अकृत्रिम एकत्रीकृत शक्ति तथा परस्पर निश्चित विभिन्न वेगवान अंतरिक्ष में सांप के समान वक्र गति से जाने वाला, वायु के वेग को सब ओर से वश में करने वाला, ऐसे कार्य करने वाला था वह पुष्पक विमान। यहां हमें विमान के उड़ाने की तकनीक पर भले ही अस्पष्टता मिलती है, लेकिन यंत्रों, उनके आकार प्रकार और विमान के संचालन के तौर तरीकों की जानकारी तो मिल ही जाती है। इन सभी संदर्भों पर कार्य किया गया। शिवकर बापूजी तलपदे ने ग्रंथ में दिए गए विवरणों को आधारित कर डिजाइन तैयार किया, अपना यंत्र बनाया, अपने प्रयोग किए। तलपदे द्वारा निर्मित वायुयान में मरकरी वोर्टॉक्स इंजन का प्रयोग किया गया था, अर्थात यह एक मरकरी अथवा पारे का ड्रम था जो सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने पर हाइड्रोजन छोड़ता था, जिससे जहाज ऊपर की ओर उड़ता था। अब इस विवरण पर तर्कशास्त्री और नकार शास्त्री तो चुप नहीं रह सकते थे। उनके द्वारा 2 तरह की बातें रखी गई हैं। पहली यह कि पारा सूर्य की रोशनी के साथ किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं करता। यह बात काटी न जा सके, इसलिए आलोचकों ने आगे जोड़ा है कि सूर्य की रोशनी से प्रेरित कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में भागीदारी कर सकता है। वह ऑक्सीजन के साथ बहुत थोड़ी मात्रा में प्रतिक्रिया करता है। अब 2 में से एक ही बात सही हो सकती है। प्रयोक्ता द्वारा उद्धृत ग्रंथ विमान, उसकी संरचना की जानकारी देता है, संबंधित रसायनों की जानकारी प्रदान करता है। आपका प्रश्न हो सकता है कि इतनी अधिक जानकारी के बाद भी हम अभी तक प्राचीन विमान को पुनर्स्थापित क्यों नहीं कर सके। इस संबंध में मेरा मानना है कि प्राचीन शास्त्रों में विमान निर्माण विधियों के साथ जो यूनिट और मानक दिए गए उन्हें ठीक से समझा नहीं जा सका है। इसके अतिरिक्त तकनीक लेखकों ने भी जानते बूझते जटिलता को बनाए रखा है। अपने ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार में राजा भोज कहते हैं कि वह इस वैमानिकी विद्या को खोलकर इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यह विद्या गलत व्यक्तियों के हाथ पड़ गई तो नुकसान ही अधिक होगा। हमने आगे शोध को नहीं बढ़ाया, इसलिए हमें या हमारे वैज्ञानिकों को इस प्रकार के शोध को, संदर्भों को, जानकारियों को नकारने का भी कोई अधिकार नहीं है। राइट बंधुओं ने पहला विमान उड़ाया, इस मान्यता से किसी को इनकार नहीं, क्योंकि जो घटनाक्रम दस्तावेजीकृत हुआ वही प्रमाणित है। इसके बाद भी हम नकारना क्यों चाहते हैं कि विमान की संकल्पना ही नहीं, उसके निर्माण के विशुद्ध भारतीय प्रयासों पर इक्का दुक्का ग्रंथ नहीं बल्कि पूरी परंपरा ही मौजूद जान पड़ती है। हमारी कृतियों के पुनः अनुवाद, पठन पाठन अथवा उन पर शोध के प्रति भद्दे तरीके से इनकार क्यों होता रहा है। जब दुनिया ठीक से नेकर सिलना नहीं जानती थी, उस दौर में ग्रंथों में सैकड़ों बार वायुमार्ग और विमान शब्द का प्रयोग हुआ है। क्यों? हमें
राइट बंधु ही पढ़ने चाहिए, लेकिन भारत की नई पीढ़ी को अपना वैमानिक शास्त्र भी जानना समझना चाहिए। उड़ान की किसी कपोल कल्पना को ही अमेरिका में साकार किया गया था और तब विमान बने। यह ठीक है कि जब तक प्राचीन ग्रंथों में दिए गए प्रयोगों को निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाया जाता, उसे वैज्ञानिक मान्यता नहीं दी जा सकती। तथापि ये कथित कल्पनाएं और प्रयास क्या भारतीय विज्ञान विकास के गौरवशाली इतिहास का पन्ना नहीं है? विचार कीजिए और इसके लिए शिवकर बापूजी तलपदे का जीवन संघर्ष जानिए, उनकी उपलब्ध रचनाओं को पढ़िए। मेरे मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।